नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी पथ में। आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकारों से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द में केवल संसद द्वारा पारित स्थायी कानून शामिल हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, क्योंकि केवल संसद द्वारा स्थायी कानून के अलावा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, कार्यपालिका के द्वारा जारी कोई भी नियम और कानून का बल रखने वाली रूढ़ि और प्रथाएं भी इसमें शामिल होती हैं। अगला स्टेटमेंट है, मूल अधिकार अनुल्लंघनीय नहीं है और संसद संविधान संशोधन के माध्यम से इनमें कटौती कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, तथा मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है अथवा उनमें कटौती कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारतीवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि वह मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न से संबंधित संपूर्ण व्याख्या दी गई है, जो भी मैंने अभी बोला और लिखा था, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मूल अधिकार केवल राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध हैं, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कुछ मूल अधिकार जैसे कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, ये एक पूर्ण अधिकार है, अर्थात यह निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। इसका कोई भी अपवाद नहीं है। अनुच्छेद 23 तस्करी, मानव तस्करी, ये भी पूर्ण अधिकार है। अगला स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इनके अलावा जो मूल अधिकार हैं वो भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। अगला स्टेटमेंट है, संसद संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकार को कम या समाप्त कर सकती है, बशर्ते वे मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करें। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है, लेकिन केशवानंद भारतीवाद 1973 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि यह मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसकी व्याख्या साथ में दी गई है, जिसको भी आप पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अनुच्छेद 19 के तहत दी गई सभी 6 स्वतंत्रताएं विदेशी नागरिकों और कानूनी व्यक्तियों को भी प्राप्त हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 19 में दी गई सभी 6 स्वतंत्रताएं केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिक या कंपनियों को प्राप्त नहीं है।
अगला स्टेटमेंट है प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, वह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) में ही अंतर्निहित है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 19(1) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता सम्मिलित है। भारतीय संविधान में कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है। अगला स्टेटमेंट है राज्य पब्लिक ऑर्डर के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में घूमने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि घूमने की स्वतंत्रता पर केवल दो ही आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है: जनजातीय हितों के संरक्षण, जनजातीय हितों में, और दूसरा होगा आम जनता के हित में। पब्लिक ऑर्डर या सार्वजनिक व्यवस्था पर केवल संघ बनाने और सम्मेलन करने पर ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी केवल दो। इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या नीचे दी गई है, जिसको भी आप पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के संबंध में पूर्णतः सटीक है? पहला कथन है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है, जो कि एक सकारात्मक अवधारणा है, जबकि विधियों का समान संरक्षण एक नकारात्मक अवधारणा। तो यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह स्टेटमेंट पूर्णतः विपरीत लिखा गया है। विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक अवधारणा है। विधि के समक्ष समता का अर्थ होता है विधि के समक्ष सभी समान हैं। विधि के समक्ष सभी समान अर्थात विधि किसी भी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अवधारणा वेटरन से ली गई थी और यह एक नकारात्मक अवधारणा है। जबकि विधियों का समान संरक्षण ये यूएसए से ली गई थी। ये एक सकारात्मक अवधारणा है। इसका अर्थ होता है कि समान परिस्थितियों में समान लोगों के साथ व्यवहार किया जा सकता है। अगला स्टेटमेंट है विधि का शासन, जो अनुच्छेद 14 का मूल आधार है, संविधान का मूल ढांचा है और इसे संशोधन द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। मिनर्वा मिल्सवात 1980 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधि का शासन संविधान का मूल ढांचा है और मूल ढांचे में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगला स्टेटमेंट है अनुच्छेद 14 केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है और विदेशी नागरिकों को सुरक्षा प्राप्त नहीं है। यह स्टेटमेंट गलत है। अनुच्छेद 14 भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को समान रूप से लागू होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या नीचे लिखी गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोहरे दंड से संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी भी व्यक्ति का विभागीय अनुशासन उल्लंघन हुआ है तो उस पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 20 के तहत यह प्रावधान किया गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही दंड के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता, दंड नहीं दिया जा सकता। लेकिन विभागीय जांच को न्याय दंड में शामिल नहीं किया जाता है, अतः उस पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है और उसे सेवा से बर्खास्त भी किया जा सकता है। अगला स्टेटमेंट है अनुच्छेद 22 के तहत मिलने वाला 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार शत्रु देश के नागरिकों और निवारक विरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 20 में नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं कि वह 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा
मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उसे अपने गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है और वह अपने पसंद के विधि व्यवसाय यानी कि वकील से परामर्श करने का भी अधिकार प्राप्त है। लेकिन यह अधिकार दो तरह के लोगों को प्राप्त नहीं है, एक तो शत्रु देश के नागरिकों को और दूसरा निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला गलत और दूसरा सही, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसकी व्याख्या लिखी गई है। ये एक सुमेलित करने वाला प्रश्न है। एक तरफ इसमें मूल अधिकार और दूसरी तरफ संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। तो पहला है उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 में है, जो कि 3 नंबर पर दिया गया है। अगला है बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके बारे में अनुच्छेद 23 में लिखा गया है, जो कि 1 नंबर पर दिया गया है। तीसरा है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। ये आर्टिकल 29 में दिया गया है, जो कि 2 नंबर पर लिखा गया है। अगला है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 26 में दिया गया है, जो कि 4 नंबर पर लिखा गया है। तो इसका सही सुमेलित होगा 3124, 3124, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यह इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। कथन ए है, राज्य को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान कर सके। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 15(4) और 15(5) में प्रावधान किया गया है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सके। शिक्षण संस्थाओं में स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। अगला इसका कारण दिया हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 15 केवल 5 आधारों पर ही भेदभाव करने से रोकता है। इसमें आता है धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान और जाति। निवास की बाध्यता इसमें नहीं दी गई है, तो ये स्टेटमेंट कारण गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा कथन सही कारण गलत, यानी ए सही आर गलत। तो इसका सही उत्तर है सी। इसकी व्याख्या नीचे दी गई है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। थैंक यू सो मच।